हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम जनसत्ता की कुछ न्यूज़ को देखेंगे। तो हमारा पहला आर्टिकल है जिसमें कस्तूरी रंजन के स्टेटमेंट को से शुरुआत है कि नई शिक्षा नीति में 21वीं सदी और रोजगार के कौशल की परिकल्पना। इसमें कस्तूरी रंजन ने बताया है जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसमें क्या है और और कैसा है। तो शुरू करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1920 का मसौदा तैयार करने वाली समिति के प्रमुख रहे कस्तूरी रंजन ने कहा है कि नई शिक्षा नीति में 21वीं सदी और गुणवत्ता से समझौता किए बिना रोजगार का कौशल प्रदान करने वाली शिक्षा की परिकल्पना की गई है। कस्तूरी रंजन ने कहा कि स्नातक स्तर पर उदार या बहुउद्देशीय शिक्षा का विचार वही माध्यमिक स्तर की शिक्षा में 4 वर्ष की संरचना कई प्रकार के कौशल चुनने का अवसर प्रदान करते हैं जिनका इस्तेमाल रोजगार के अवसर के तौर पर किया जा सकता है। उन्होंने एजेंसी को दिए गए साक्षात्कार में कहा है कि ये सभी 21वीं सदी के कौशल का हिस्सा है क्योंकि शिक्षा नौजवानों में इस तरह की चीज़ों को समाहित करती है जिनसे कि वे 21वीं सदी के लिए जरूरी संचार, रचनात्मकता, समस्या समाधान और इस तरह की चीज़ों के संदर्भ में योग्यता प्राप्त कर सके। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के पूर्व अध्यक्ष ने कहा है कि नई शिक्षा नीति का उद्देश्य इस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके संस्थानों को मजबूत करके शिक्षा को सही मार्ग पर लाना और वही यह भी सुनिश्चित करना है कि गुणवत्ता से समझौता नहीं हो। नई नीति के तहत 4 वर्ष के स्नातक पाठ्यक्रम की शुरुआत के संबंध में कस्तूरी रंजन ने कहा, इससे युवा व्यापक ज्ञान अर्जन के लिए तैयार होंगे जो उन्हें परिपक्वता के लिए उचित स्तर पर उनकी पेशेवर रुचि को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। उन्होंने कहा कि हर वर्ष में शिक्षा को अगले स्तर पर ले जाने की क्षमता है। इसमें यह प्रावधान भी है कि यदि कोई किसी समय पढ़ाई रोककर किसी पेशे में जाना चाहता है तो उसमें उस तरह की चीज़ के लिए योग्यता होगी। ये तो हमारा कस्तूरी रंजन का स्टेटमेंट था शिक्षा नीति पे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है ईरान पे डोरे डालता चीन। ये हमारा आर्टिकल है जनसत्ता का जिसे लिखे हैं संजीव पांडे ने। तो शुरू करते हैं। ईरान और चीन के बीच आर्थिक सामरिक साझेदारी संबंधों वाले प्रस्ताव को लेकर इन दिनों खासी हलचल है। दोनों मुल्कों के बीच प्रस्तावित साझेदारी में सिर्फ 400 अरब डॉलर का निवेश भी शामिल नहीं है बल्कि इस साझेदारी से ईरानी बंदरगाहों पर चीन का प्रभाव और दखल भी काफ़ी बढ़ने की संभावना है। फिलहाल दोनों मुल्कों के बीच आर्थिक सैन्य साझेदारी संबंध समझौते के प्रस्ताव पर विचार हो रहा है। हालांकि इस प्रस्ताव को सभी ईरानी संसद से मंजूरी में नहीं मिली है। इसे ईरान के रणनीतिक खेल के रूप में भी देखा जा रहा है क्योंकि अमेरिका में इसी साल राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। अगर चीन और ईरान के बीच इस प्रस्तावित साझेदारी पर सहमति बन जाती है तो भारतीय हित में सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे क्योंकि मध्य एशिया से लेकर अफगानिस्तान में भारत में प्रवेश का रास्ता ईरान के 2 महत्वपूर्ण बंदरगाह है। भारत की परेशानी वह भी है कि ईरान से भारत के सहयोग से बनाए जाने वाले चाबहार जाहेदान रेल लाइन का निर्माण कार्य खुद शुरू कर दिया है। यह प्रस्तावित रेल लाइन भारत के लिए काफ़ी अहमियत रखती है। रेल लाइन के सहारे भारत अफगानिस्तान के हाजीगक तक व्यापारिक रास्ते को विकसित करने की योजना बना रहा है, लेकिन ईरान पे अमेरिकी प्रतिबंध इस रेल लाइन के विकास में भारतीय भागीदारी को लेकर बाधा बना हुआ है। ईरान चीन के बीच साझेदारी संबंधी प्रस्ताव से यूरोपीय देश और अमेरिका भी सतर्क है क्योंकि साझेदारी पर सहमति बनने के बाद ईरान होर्मुज जलमर्दुमध्य के पास स्थित जस्क बंदरगाह चीन के हवाले कर सकता है। होर्मुज जलडमरू मध्य वैश्विक तेल आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण रास्ता है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जिद ने ईरान को चीन की तरफ जाने को मजबूर किया है। ईरान चीन सामरिक भागीदारी को लेकर ईरान में भी विरोधी स्वर उठे हैं, लेकिन सवाल यह है कि दुनिया ईरान से एक तरफा उम्मीद क्यों लगाए बैठी है। पश्चिमी ताकतें चाहती है कि ईरान चीन के पाले में न जाए, लेकिन ईरानी अर्थव्यवस्था के संकट पर ध्यान देने को तैयार नहीं है। आखिर ईरान की अपनी मजबूरियां हैं। जिस प्रस्तावित सामरिक भागीदारी पर बातचीत हो रही है उनकी शुरुआत चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के
2016 में हुए ईरान के दौरान हुई थी। अब ईरान की मजबूरी है क्योंकि अमेरिका ने 2018 के अंत में ईरान पर फिर से प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद ईरान का तेल निर्यात 2.5 लाख बैरल रोजाना पर सिमट कर रह गया है, जबकि प्रतिबंध से पहले ईरान 25 लाख बैरल कच्चा तेल रोजाना निर्यात करता था। रही सही कसर तेल की गिरती कीमतों ने पूरी कर दी। इससे ईरान के सामने गंभीर संकट खड़ा होना स्वाभाविक था। ईरान की चिंता उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा भी है। रेल, सड़क, नौवहन की बहुपक्षीय व्यवस्था वाले इस गलियारे को ईरान और मजबूत करने की कोशिशें कर रहा है। साल 2002 में इस गलियारे को पूरी तरह से विकसित करने के लिए ईरान, भारत और रूस के बीच सहमति बनी थी। गलियारे के विकास में खासा काम भी हुआ, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों ने गलियारे के भविष्य पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। भारत के मुंबई से ईरान के बंदर अब्बास चाबहार रास्ते अजरबैजान से होते हुए रूस और यूरोप तक जाने वाला यह गलियारा ईरान के लिए खासा महत्वपूर्ण है। इस गलियारे का विस्तार प्रस्तावित चाबहार जाहेदान रेल लाइन तक है। ईरान पर दोबारा अमेरिकी प्रतिबंध लगाए जाने के बाद रूस इस गलियारे से संबंधित कुछ योजनाओं से पीछे हट गया। ईरान में अजरबैजान सीमा से तुर्कमेनिस्तान सीमा तक जाने वाली रेल लाइन का विद्युतीकरण करने का काम रूसी रेलवे के पास था, लेकिन उसने काम शुरू नहीं किया। पिछले साल ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने को लेकर बैठक भी हुई थी, मगर जमीन पर दोनों मुल्कों के बीच सिर्फ सीरिया में रणनीतिक सहयोग नजर आया। इसके पीछे रूस का स्वार्थ भी हो सकता है। ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों का फायदा उठाते हुए रूस ईरान के हिस्से वाले अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने लगा। इन बदले हालात का लाभ चीन उठा सकता है। अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरान में योजनाओं के विकास से भारत और रूस पीछे हटे हैं। चीन के अपने रणनीतिक स्वार्थ हैं। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना अगर उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे से जुड़ गई तो इससे चीन और ईरान दोनों को लाभ मिलेगा। चीन ईरान के रास्ते यूरोपीय बाजार तक पहुंच सकेगा, साथ ही ईरान के महत्वपूर्ण बंदरगाहों में घुसपैठ कर फारस की खाड़ी से अरब सागर तक अपना वर्चस्व बढ़ाएगा। हालांकि चीन ईरान साझेदारी पर अभी ज़्यादा कुछ कहना जल्दीबाजी होगी, क्योंकि प्रस्तावित साझेदारी में कई पेच फंस सकते हैं। दरअसल ईरान और पाकिस्तान में बहुत फ़र्क है। चीन के साथ सामरिक साझेदारी में पेंच ईरान का स्वाभिमान है। ईरान के कई नेताओं ने इस प्रस्तावित साझेदारी का विरोध किया है। ईरानी नेताओं का साफ मानना है कि चीन की छिपी शर्तें ईरान के स्वाभिमान और संप्रभुता दोनों को चोट पहुंचाएगी। सामरिक साझेदारी में ईरान चीन की उन शर्तों को कतई नहीं मानेगा जिनसे उसकी संप्रभुता। ईरान चीन के निवेश, कर्ज और वर्चस्व के खेल की बखूबी समझता है। पाकिस्तान में चीन पर पाक आर्थिक गलियारे को लेकर तमाम सवाल उठते रहे हैं। पाकिस्तान चीन के कर्जन जाल में फंस गया है। कई परियोजनाओं को लेकर दोनों के बीच हुए समझौतों की शर्तों की जानकारी पाकिस्तानी संसद तक को नहीं है। इसे संसद और संसदीय समिति के अधिकार क्षेत्र से भी बाहर रखा गया है। चीनी निवेश और कर्ज के जाल में अफ्रीकी देश भी बुरी तरह से फंस चुके हैं। अंगोला जैसे देश को तेल बदले निवेश और कर्ज देकर चीन ने अंगोला को जमकर दोहन किया है। कई और अफ्रीकी देश चीन के कर्ज जाल में बुरी तरह से फंस चुके हैं। इसलिए ईरान चीन से सामरिक भागीदारी करने से पहले शर्तों की गहन पड़ताल करेगा। ईरान सुन्नी अरब देश सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और चीन के बीच अच्छे संबंधों की भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। चीन के तेल आयात बड़ा हिस्सा सऊदी अरब से आता है। चीन उत्पादों की भी अरब जगत के देश बड़ा बाजार है। दरअसल ईरान ने चीन से साझेदारी बढ़ाने की बात कर संकेत दिए हैं कि उसे अगर बहुत ज़्यादा तंग किया गया तो उसके पास विकल्प खुले हैं। ईरान इस बात को भलीभांति समझता है कि अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद ईरान चीन का द्विपक्षीय व्यापार 2019 में घटकर $23 अरब रह गया, जबकि 2016 में ईरान के दौरे के दौरान जिनपिंग ने दावा किया था कि दोनों मुल्कों के बीच द्विपक्षीय व्यापार इस साल
10 साल में 600 अरब डॉलर तक लेकर जाएंगे। ईरान यह समझ रहा है कि उसके साथ साझेदारी बढ़ाने में चीन सिर्फ अपना हित देख रहा है, क्योंकि इस चीन और अमेरिका के बीच व्यापार युद्ध चरम पहुंच चुका है। चीन अगर ईरान के साथ साझेदारी बढ़ाएगा तो उसकी पहुंच फारस की खाड़ी तक आसान हो जाएगी। चाबहार, जस्क और बंदर अब्बास बंदरगाह में चीन अगर निवेश करता है तो भारत की मुश्किलें बढ़ेगी। भारत की कूटनीति के लिए गंभीर चुनौती होगी। ग्वादर और चाबहार नज़दीक है। ग्वादर में चीनी नौसेना की मौजूदगी के कयास लगातार लगाए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान इससे इनकार करता रहा है। अगर ग्वादर, जस्क और चाबहार में चीन की नौसेना जम गई तो भारत पश्चिमी समुद्री सीमा पर बुरी तरह से घिर जाएगा और समुद्री सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।